शनिवार की शाम लगभग 6 बजे फ्लोरिडा के सेंट क्लाउड के एक अमीर लेक फ्रंट इलाके में एक घर के अंदर 48 साल के होजे और उनकी पत्नी लिजबेथ के बीच एक तीखी बहस छिड़ जाती है जो कुछ ही देर में पूरी तरह काबू से बाहर होने वाली है। लगता है मेरे डैड ने किसी को गोली मार दी। मेरे डैड ऊपर गन लेकर गए, पता नहीं फिर वापस कमरे में चले गए। उसने उसे गोली मार दी। झूठ नहीं बोल रहा है। उसने उसे गोली मारी मेरे बाथरूम में। कितनी गोलियां चली वहाँ, क्या तुम्हें पता है? कॉल कटते ही सेंट क्लाउड पुलिस डिपार्टमेंट तुरंत एक्शन में आ जाती है और मौके पर 20 पेट्रोल गाड़ियां भेज देती है। ऑफिसर्स को जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक 2 बच्चों ने अभी अभी अपने पिता को अपनी मां को गोली मारते देखा और अगला शिकार वो खुद हो सकते हैं। सबसे पहले पहुंचने वाले हैं रूकी ऑफिसर गार्निश, जिनके पास सिर्फ 6 महीने का अनुभव है और जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं वो सीधे गोलीबारी के दायरे में पहुंच जाते हैं। अंदर जाओ, मैं घर के अंदर जाओ। गणेश वहीं रुको। 1027 को लाओ और पड़ोसी को बाहर लाओ और नॉर्थ की तरफ आओ। कॉर्नर में लेफ्ट बिल्कुल आखिर में टारगेट वाला घर होगा। 1027 एक नॉर्थ में है, एक हमारी तरफ। ऑफिसर गार्निश और उनके साथी एक्टिव शूटर के घर से लगभग 70 फीट दूर पोजीशन लेकर बैकअप का इंतजार कर रहे। कुछ ही पल बाद और यूनिट्स पहुंच जाती हैं। साथ ही K9 टीम घर को ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से घेर लेती है। इस ऑपरेशन की कमांड सार्जेंट पैट्रिक मैनिक्स के पास है। लॉ एनफोर्समेंट में लगभग 1 दशक के अनुभव और कई अवार्ड्स के साथ, जिनमें हीरो ऑफ द ईयर भी शामिल है, उन्होंने हर हाल में लोगों की जान बचाने वाले ऑफिसर की पहचान बना ली है। इसलिए जानते हुए कि अंदर कोई सिविलियन हॉस्टेज गंभीर रूप से घायल हो सकता है, मैनिक्स समझ जाते हैं कि वक्त उनके खिलाफ जा रहा है। इसलिए वो तुरंत एक बेहद दिलेर स्ट्रेटजी बनाते हैं, बिना ये जाने कि वो अपने लोगों को किस बड़े खतरे में भेजने वाले हैं। सार्जेंट की योजना सीधी थी लेकिन बिल्कुल आसान नहीं थी। तेजी से अंदर घुसना, एक्टिव शूटर को सरप्राइज करना और दोनों बच्चों और उनकी घायल मां को बाहर निकालना, साथ ही ये सुनिश्चित करना कि कोई सिविलियन या ऑफिसर घायल ना हो। लेकिन जैसे ही मैनिक्स और उनकी टीम घर के पास पहुंचती है, अंदर मौजूद शूटर के पास भी अपनी एक योजना है जिसमें सरेंडर करना शामिल नहीं है, बल्कि ऑफिसर्स को एक जानलेवा घात में फंसाना शामिल है। ठीक है, चलते हैं। ये घर 1027 होना चाहिए, अगला वाला। यो, अगला घर। क्लाउड पुलिस डिपार्टमेंट, खुद को जाहिर करो। अगला वाला। गोली चल गई, पीछे हटो। गोली चल गई, पीछे हटो। खैर देख तो मेरे पे कोई खून तो नहीं। उसने मुझ पर गोली चलाई लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ। नहीं तो ठीक है। शूटर गोली चलाता है लेकिन गोली दरवाजे पर लगती है। हैरानी की बात यह है कि वो सार्जेंट मैनिक्स को 1 इंच से भी कम फासले से मिस करती है। लेकिन मैनिक्स और उनके लोग कवर में लौट जाते हैं, फिर भी एक गंभीर समस्या बाकी रहती है। ऑफिसर्स अभी तक प्रॉपर्टी के साउथ साइड को सिक्योर नहीं कर पाए हैं, जो सीधा पास के एक पार्क तक जाता है। लेकिन अगर अभी वहां दौड़कर जाया जाए तो ऑफिसर्स घर के आसपास की कई खिड़कियों से आने वाली गोलीबारी की जद में आ जाएंगे। इस हकीकत का सामना करने के बाद मैनिक्स को स्ट्रेटजी पर दोबारा सोचना पड़ता है। हर गुजरते सेकंड्स के साथ बढ़ते तनाव के बीच स्वैट आखिरकार मौके पर पहुंच जाती है। साथ ही एक स्नाइपर और ड्रोन ऑपरेटर भी, जिससे मैनिक्स को शूटर को काबू में करने का अब तक का सबसे अच्छा मौका मिलता है। और किस्मत से सबसे खतरनाक जिम्मेदारी घर के पिछले हिस्से को सिक्योर करने का काम ऑफिसर गार्निश को मिलता है। इसलिए जब एक घायल मां और 2 बच्चे अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, ये रूकी ऑफिसर अपने करियर के सबसे खतरनाक पल का सामना करने वाला है।
कोई पीछे जाओ, कोई पीछे जाओ। हाँ पीछे जाओ, पीछे जाओ। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो जाओ, लेमन के साथ जाओ। ये लॉक्ड है। पीछे फैंस है, बस देख रहा हूँ वो ऊपर है या नहीं। पीछे फैंस बंदी है। 367 किसके पास है? तुम हो? मैं हूँ। 51। रेजिडेंट 2760, ये सेंट क्लाउड पुलिस डिपार्टमेंट है। हाथ ऊपर करके बाहर आओ। मैं यहाँ नीचे रह के कवर करूंगा। मुझे खड़े जोस रहना फॉन्टेस, अच्छा नहीं मुझे लगता। यहाँ हाँ। खड़े रहना अच्छा नहीं ये लगता। सेंट क्लाउड पुलिस डिपार्टमेंट है। उन्होंने बोला वो ऊपर है। हाँ। हाथ ऊपर करके बाहर आओ। चलो शुरू करते हैं। बस ऐसे ही नीचे रहो। जोस फाउंटेनेस, ये सेंट क्लाउड पुलिस डिपार्टमेंट है। आगे के दरवाजे से बाहर आओ, हाथ ऊपर करके। जब ऑफिसर गार्निश लगातार कमांड्स देते रहते हैं, स्वैट अब घर को हर तरफ से घेर चुकी होती है, जबकि एक स्नाइपर फ्रंट एंट्रेंस पर नजर बनाए रखता है। और स्टैंड ऑफ शुरू होने के बाद पहली बार पुलिस आखिरकार हालात पर बढ़त बना लेती है। स्टैंड ऑफ लगभग 1 घंटे के करीब पहुंचता है। एक ऑफिसर ड्रोन डिप्लॉय करने का फैसला करता है, उम्मीद करते हुए कि वो शूटर और अंदर मौजूद घायल व्यक्ति दोनों का पता लगा सके। ऐसे तो बहुत टेक्निकल मूव लग रहा है, लेकिन वो स्टैंड ऑफ को और भी ज्यादा भड़काने वाला है। मैं ड्रोन ऊपर लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। उसे वापस चाहिए। चलो 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 चलो। दिखा। हाँ, उसने ड्रोन को गोली मार दी। ड्रोन को गोली मार दी उसने। वो पूरे दरवाजे में है, एक रोशनी के साथ उसके राइफल जैसा लगता है ये। हाँ हाँ। हे, चिंता मत करो, छोड़ दो, छोड़ दो। पर अगले दरवाजे से देख सकते हो। हाँ हाँ। शूटर्स का पता लगाने में सफल होने के बावजूद ड्रोन को गोली मारकर गिरा दिया जाता है, जिससे सस्पेक्ट और भी ज्यादा भड़क उठता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब तक अंदर मौजूद दोनों बच्चों या उनकी घायल मां के बारे में कोई भी अपडेट उन्हें नहीं मिला है। अचानक ऑफिसर्स को एक हरकत नजर आती है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा मंजर अफरा तफरी में बदल जाता है। हम घर से लोग भेज रहे हैं तुम्हारे तरफ। एलटी, वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, किसी को भी जाने मत देना। ठीक है, वो अंदर है। चलो चलते हैं। निकलो निकलो निकलो, जाओ 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 जाओ। इधर इधर चलो चलो इधर। यही रहना बच्चे। मेरी जाओ। भांजी और मेरा बेटा और जाओ, उसकी जाओ। बेटी। हम पक्का करेंगे, सबको ले जाते हैं। ठीक है, जाओ 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 जाओ। गाड़ी के पीछे जाओ। चलो, इंजन के पीछे जाओ। चलो 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 चलो। नहीं मरेगा, मेरे साथ रहो। इसके पीछे रहो। उसके पास राइफल है। ठीक है, राइफल है उसके पास? जितना पीछे जा सको जाओ। ठीक है, प्लीज गाड़ी के पीछे रहो। इस अफरा तफरी के बीच ऑफिसर सफलता से बंधक बने बच्चों और पास के परिवारों को निकाल लेते हैं और उन्हें कई घर दूर सुरक्षित जगह ले जाते हैं। 10 साल का एक लड़का और उसकी 24 साल की बहन ऑफिसर्स को बताती है कि अंदर मौजूद शूटर उनके पिता हैं। होजे फॉन्टानेज उनका नाम है और जिसे गोली लगी है वो उनकी माँ है, लिज़बेथ फिगुएरोआ। और इतने डरे और सहमे होने बच्चों की मां के लिए वक्त तेजी से निकलता जा रहा है, इसलिए सार्जेंट मैनिक्स अपना ध्यान होजे से सीधा संपर्क बनाने में लगाते हैं। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि नेगोशिएटर्स उसे सरेंडर करने के लिए मना लेंगे इससे पहले कि कोई और घायल हो। लेकिन जल्दी ऑफिसर्स को एहसास होने वाला है कि पिता तक पहुंचने और इस स्टैंड ऑफ को खत्म करने वाले सिर्फ उसके अपने ही बच्चे हैं। क्या हम उसका नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश लगता है करूंगा। वो मांग रहे हैं, पर पता है हूं। नहीं। शुक्रिया। एलटी पेट्रोल को पेज करना चाहते हैं व्हाट्सएप को। कौन देखना चाहता है? ऑफिसर मुझे बता रहा था जो मेरे घर के बाहर है। मैं पास वाली पड़ोसी हूँ। ठीक है। वो मुझे बता रहा था कि अगर उसका फोन नंबर मिल जाए तो फिर तो जोस ये एपिरो को वहाँ कौन जानता है? ये उसके बच्चे हैं। ठीक है, किसी के पास जोस का नंबर है? मेरे हाँ। पास सिर्फ ठीक है, नंबर दे सकते हो? तुम्हारे डैड क्या करते हैं, क्या काम है उनका? वो बोर्ड्स बोर्ड्स बनाता है। बनाते हैं।
कितनी राइवल्स हैं उसके पास? उसके पास एक है, वो थे, उसके पास लाइसेंस था कुछ ऐसा। मैं क्या बताऊं? पिस्तौल है या ये तो राइफल? पक्का नहीं ये है। एक हाथ वाली गन। सिर्फ हाथ वाली गन हाथ है। वाली गन हाँ, है। सिर्फ हाथ वाली गन। हाँ। क्या उसके पास कोई फौजी तजुर्बा है? नहीं। ओके ठीक है, शुक्रिया। एक सेकंड दो, यहाँ रहो, ठीक है। डैड कंस्ट्रक्शन में है, उसके पास एक हाथ वाली गन है, कोई फौज का एक्सपीरियंस नहीं, कोई लॉ इन्फोर्समेंट का तजुर्बा नहीं। पता है घर में और कौन होना चाहिए? उन्होंने बोला, मुझे लगता है माँ पता पर करो दोबारा घर चेक में करूंगा। कौन है? ठीक है, घर में कौन होना चाहिए? मैं और वो थे, कुत्ता, मेरी माँ और बेटा। ठीक है, तो अब सिर्फ वहाँ तुम्हारी माँ और बाप होने चाहिए। हाँ? हाँ। बचाए गए बच्चों की वजह से पुलिस को अब होसे के बारे में कुछ अहम जानकारी मिल गई थी, जिनमें उसका फोन नंबर भी शामिल है। अब होसे तक सीधा संपर्क स्थापित हो चुका है, इसीलिए नेगोशिएटर्स उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने एक ऐसी रुकावट आती जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अगर कांटेक्ट करना चाहते हो ठीक है, पता नहीं वो उठाएगा या नहीं। जैसे माँ ने बोला कि उसकी बेटी ने बोला वो उसे जवाब नहीं ठीक दे है। रहे। हे जोस, ये पैट्रिक सेंट बोल रहा हूँ मैं, क्लाउड पुलिस डिपार्टमेंट से। जो सुन सकते हो मुझे? इंग्लिश नहीं आती? ठीक है, थोड़ी भी इंग्लिश आती है? स्पेनिश क्या चाहिए? स्पेनिश चाहिए? ठीक है, मोमेंटो, ठीक है। क्या तुम्हारे डैड थोड़ी इंग्लिश बोलते हैं? वो बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलता। तब यूनिट्स रास्ते में, मुझे स्पेनिश बोलने वाला ऑफिसर चाहिए। ठीक है, बढ़िया। मेरी पोजीशन पर 911 समिट के लिए TNT ट्रांसलेशन कॉलन को तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। अभी भेजता हूँ। जब अगला आए उन्हें यहाँ आने दो और जगह भरो, मैं कवर करूंगा। ठीक है? जब ऑफिसर्स को लगता है कि आखिरकार वो कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, तब उन्हें पता चलता है कि सस्पेक्ट इंग्लिश बोल ही नहीं पाता है। ये पहले ही किस्मत की बात थी कि होसे ने ऑफिसर्स की कॉल उठाई, लेकिन अब उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा स्पेनिश बोलने वाले ऑफिसर कॉलिन के मौके पर पहुंचने का। जब तक वो इंतजार कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, इसलिए जवाब ढूंढने के लिए वो फिर से बच्चों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि अगर वो होसे के इस सब के पीछे के इरादे को पता लगा लेते हैं तो शायद आखिरकार वो समझ पाएंगे कि उसे कैसे रोका जाए। तो तुम दोनों ही उस वक्त घर में थे? हाँ। ठीक है, तो 911 पे किसने कॉल किया? मैंने किया हम था। सबने किया। और फिर पहले कौन था जिसने कॉल किया? लगता है मैं थी। तुम मैं दोनों में बात से? करने की मैंने सुना कोशिश बस। कर रही थी और मैं बार बार बोल रही थी कि कॉल तो करो। तुम दोनों घर में थे, माँ और डैड के साथ। तुम लोगों ने गोलियां सुनी और फिर तुम लोग निकल गए, या पहले मैं चीख ऊपर सुनी? भागी, वो मेरा नाम पुकार के चिल्ला रहा था। उसने उसे मेरे सामने मारा। मैंने माँ को भागते हुए देखा, वो उसे रोकने के लिए बोल रही थी। वो उसके पीछे, समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। मैं सोच रही थी कि सच में मुझे लगा था कि वो एक नकली गन है जिससे वो उसे मार रहा था। मैंने खून और उसे देखा। उसका कल एक सफर था कैलिफोर्निया जाने के लिए, किस काम के लिए। तो मुझे उसके नाखून करने थे। हम बात कर रहे थे और वो मुझे बता रही थी उसका झगड़ा, वो क्यों झगड़ा कर रहा था। वो हमेशा की तरह उस पर धोखा देने का इल्जाम लगाता था। होसे की बेटी के मुताबिक उनकी मां पर हुआ हमला कई हफ्तों से चल रही शक का नतीजा था कि लिज़वेट का अपने बॉस के साथ चक्कर चल रहा। ये शक इतना गहरा हो गया था कि होसे ने लिज़वेट का पीछा करना शुरू कर दिया था और घर में चुपके से रिकॉर्डिंग डिवाइसेस तक लगाना शुरू कर दिए थे। और तब डिटेक्टिव्स को एहसास होता है कि अगर होसे बिना किसी पक्के सबूत के बेवफाई के आरोप पर ही अपना आपा खोकर गोली चला सकता है, तो उसे समझा बुझाकर मनाना बेहद मुश्किल होगा। चाहे फिर स्पेनिश ट्रांसलेटर ही क्यों ना मौजूद हो, फिर भी उन्हें कोशिश तो करनी होगी। स्टैंड ऑफ शुरू हुए 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं। आखिरकार ऑफिसर कॉलिन मौके पर पहुंच जाते हैं, लेकिन होसे से संपर्क करने की तैयारी करते वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि शूटर ऑफिसर्स को पूरी तरह सिचुएशन के बारे में उनकी हर सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर करने वाले हैं। ये भी कि असल में उनका सामना किससे है। जोस, मुझे सुन सकते हो? तो मुझे सुन सकते हो? बताओ। जैसे मैं ऑफिसर कॉलन बात कर रहा हूँ, ST क्लाउड PD से। क्या तुम ठीक हो? हाँ सब ठीक है? हाँ ठीक हूँ, क्या हुआ? चलो ठीक है। अंदर क्या हो रहा है? सांस लो, गहरी सांस लो और इस बार स्ट्रेस मत रखना, ठीक है? हाँ, मैं बस घर में। और कौन है तुम्हारे साथ? एक छोटा बच्चा। छोटा बच्चा? उसने कहा एक ठीक है, छोटा बच्चा बच्चा है। साल हम का। बोले बच्चा कितना साल का है? बच्चा कितना साल का है? 10। उसका नाम क्या है? क्या वो लड़का है?
ठीक है जोसे, क्या तुम बाहर आ सकते हो जहाँ पे हम खड़े हैं? किस लिए? पकड़ने के लिए? हाँ, पकड़ने के लिए नहीं, बात करने के लिए कि क्या हो रहा है उस बारे में, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। जोसे, हमने वहां गोलियां चलने की आवाज सुनी तो हम जानना चाहते हैं कि सब ठीक है तो, और हम सबको देखना भी चाहते हैं। तो क्या तुम बाहर आ सकते हो? क्या तुम समझ रहे हो? ये टेलीविजन चल रहा है, टेलीविजन चल रहा है। अब क्या चाहिए तुम्हें? नहीं पता, अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा। बाहर आओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सके जोसे। क्या तुमने सुना जोसे? हाँ सुना। तो बाहर आ रहे हो तुम? नहीं पता, थोड़ा वक्त दो। होजे एक अजीब दावा करता है कि ऑफिसर्स ने जो गोलियों की आवाज सुनी थी वो असल में घर के अंदर चल रहे टेलीविजन से आ रही थी, जबकि पुलिस ने उसे खुद कई राउंड फायर करते देखा था। वो ये भी जोर देकर कहता है कि उसका 10 साल का बेटा अभी भी घर के अंदर है, वही लड़का जिससे ऑफिसर्स कुछ देर पहले ही उसकी बहन के साथ बाहर निकल चुके थे। जल्दी ये साफ हो जाता है कि होजे या तो पुलिस को मैनिपुलेट करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है या फिर वो हकीकत से पूरी तरह कटा हुआ है। दोनों में से जो भी सच हो, नेगोशिएटर्स उसके झूठ को चैलेंज नहीं करते और उसे बाहर आने के लिए मनाना जारी रखते हैं। लेकिन अगले 20 मिनट तक कॉल चलती रहती है और उनके सबसे बड़े डर धीरे धीरे सच होते नजर आते हैं। होजे का सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं है। अब तक ये स्टैंड ऑफ अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था, सिर्फ ऑफिसर्स पर नहीं बल्कि लिज़वेट के बच्चों और दोस्तों पर भी, जो बेचैनी से सड़कों पर इंतजार कर रहे थे, ये जानते हुए कि बर्बाद हुआ हर मिनट उस बेकसूर माँ को बचाने की उम्मीद को कम कर सकता है। और जैसा कि उम्मीद थी, तनाव चरम पर पहुंचने वाला था जब लिज़वेट की एक करीबी दोस्त ऑफिसर की स्ट्रेटजी पर सवाल उठाती है। मैं तुम्हें काम करना नहीं सिखा रही हूँ, पर क्या तुम अंदर जा सकते हो? तो एक पूरी सिट्रिप है जो हमें फॉलो करनी है, ठीक पर है? जितना ज्यादा हाँ। वक्त लगेगा उतना ज्यादा खून बहेगा उसका। मैं सुनता हूँ, पर हमें ध्यान रखना है क्योंकि फिर अगर हम आपस में उसने गोली पहले चलाना ही शुरू बोला कर वो दें। बाहर नहीं आएगा जब तक तुम लोग उसे मार नहीं ठीक है, देते। ठीक है, हाँ। ठीक है, क्या एम्बुलेंस अभी आ हाँ, सब सकती है? तैयार कर रहे हैं। प्लीज प्लीज हाँ। मैं प्लीज समझता हूँ, प्लीज प्लीज। प्लीज। हाँ मैं समझता हूँ। अंदर कोई नहीं है, मैं वादा करती हूँ। मुझे बस कोई वहाँ सुनो, चाहिए। समझाता वो हूँ। खून बहा रही है। थोड़ी सांस लेकिन लो प्लीज, थोड़ी सांस लो, वो ठीक है? वो ऊपर खून बहा रही है और जितना ज्यादा वक्त लगेगा उतना कम हाँ, मौका है हालांकि उसका। ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है? मान लो कि उसने अपने कोई दोस्त अंदर छुपा रखा है, उसने और नहीं अगर हम पर छुपाया, अगर उसने वो लोग छुपा अभी होता, वहाँ से पर निकले हमें हैं। पता नहीं। अगर उसने छुपाया होता, ठीक है, पर हमें पता है, हमें पक्का नहीं पता। अगर हो सकता है, समझता और हूँ, मान पर लो हम उसने किया नहीं, हो तो हमें पता अ, नहीं। हम अगर सब हम कुछ facts ऑफिसर्स पर चलते भेजने हैं। लगते हैं उसे बचाने, और अब वो मर जाए तो उसे बाहर लाना एक अलग बात है। ऑफिसर्स गुस्से से भरी भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन होसे के साथ नेगोशिएशंस कहीं पहुंचती नजर नहीं आती। तो मैनिक सबसे बुरे हालात के लिए टैक्टिकल तैयारियां कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि होसे घर के अंदर और ज्यादा बेचैन होता जा रहा है और लिज़वेट की हालत के बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं मिलने के कारण एक खतरनाक टकराव जल्द ही अवॉइड करना मुश्किल हो सकता है। उनका अगला कदम ये सुनिश्चित करना होगा कि सब के सब बच जाएं, कोई भी ऑफिसर घायल ना हो, और बेहतर हो कि सस्पेक्ट को जिंदा गिरफ्तार किया जा सके। हे, तुम तीनों यही हो, चलें असाइनमेंट्स पे बात करें। अगर ठीक वो है। बाहर आए तो, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ कॉन्टेक्ट में हैं। हाँ, ठीक है, मैं जम मुझे एक करके हाथ चाहिए। लगाऊंगा। एक लीथल चाहिए, एक हाथ वाला चाहिए, और एक वर्बल। अगर वर्बल करेगा मैं, तू लीथल ले, हाँ, मैं हाथ lethal लूंगा। तो ये कैसे काम करेगा? अगर वो बाहर आया और इस तरफ चलना शुरू किया, पॉटरफील्ड तू डेडली रहेगा, कॉलोन तू कम लीथल पर आ जाएगा, जैस तू उसके साथ हाथ में जाएगा, ठीक है? समझा? हाँ हाँ हाँ। और तू वॉइस करेगा। जोसे ओटेरो, हम एसटी क्लाउड पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। आगे के दरवाजे से हाथ ऊपर करके बाहर आओ। जानता है कैसी राइफल है? बड़ी आवाज वाली। हम जो भी करें ये जगह नहीं छोड़ना, समझा? चाहे वो बाहर आए वापस अंदर जाए, हम नहीं जाएंगे। वगैरह ने बोला क्या? मैंने बोला अगर वो उसके साथ जमीन पर लड़ रहा है और उसके हाथों में अगर कुछ नहीं दिखा, मैं ये स्लिंग करूंगा और तेज मारूंगा। अब जब सार्जेंट मैनिक्स का प्लान अमल में आ चुका है, ऑफिसर्स अपनी पोजीशंस पर ध्यान देते हैं, इस इंतजार में कि होजे सरेंडर करेगा या उन्हें सिचुएशन को और आगे बढ़ाते हुए घर में घुसना पड़ेगा। लेकिन सार्जेंट मैनिक्स को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब आगे जो होने वाला है उसके सेंटर में वो नहीं रहेंगे, क्योंकि स्टैंड ऑफ के फाइनल फेज उनके नहीं बल्कि होजे के अपने बेटे के जरिए शुरू होने वाला था।
इस वक्त तक होजे पुलिस के हर आदेश को मानने से इनकार कर रहा था। तब उसकी बेटी खुद उसे फोन करने की कोशिश करती है, बहुत बेचैन होकर सरेंडर करने के लिए मनाते हुए, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं मिलता। फिर होजे का 10 साल का बेटा उसे फोन करता है और इस बार कॉल कनेक्ट हो जाती है। पिता और बेटा कई मिनट तक बात करते हैं और फिर अचानक होजे फोन काट देता है। हालांकि ये साफ नहीं है कि उनके बीच में क्या बात हुई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद होजे ऑफिसर्स को वापस कॉल कर देता है और एक अपडेट देता है। जोसे, क्या तुम सुन सकते हो? मैं ऑफिसर कोलिन फिर से। क्या सब ठीक है? हाँ, क्यों 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 हो? मैं सरेंडर करने वाला हूँ। क्या तुम सरेंडर कर रहे हो? हाँ, वो मैं बाहर आ रहा रहा हूँ है। और सरेंडर करता हूँ। ठीक उसने है, बोला बाहर आ रहा ठीक है। है। जोसे, मेरी बात सुनो, जब भी बाहर आना तो अपने हाथ ऊपर करके बाहर आना। गन यहाँ छोड़ दूँ? अपनी गन वहीं पे छोड़ दो। अब आगे के दरवाजे से बाहर आओ, चलो जल्दी करो। तुम जाओगे आगे के दरवाजे से बाहर बिना किसी हथियार के। हाँ, मेरे पास ठीक कुछ नहीं है। अपना कमीज उतार सको तो अच्छा होगा। सभी उम्मीदों के उलट होजे अचानक कहता है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। मौके पर मौजूद हर शख्स का एड्रेनालाइन बढ़ जाता है। ऑफिसर्स हर दिशा से अपनी पोजीशन संभालते हैं, जबकि स्नाइपर फ्रंट एंट्रेंस पर नजर जमाए रखता है, होजे के बाहर आने का इंतजार करते हुए। लेकिन इतना सब कुछ हो चुकने के बाद पुलिस के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वो सच बोल रहा है या आखिरी घात की तैयारी कर रहा है। सिर्फ एगर वर्बल्स पर, उन्हें बताओ, ये उन्हें बताओ। सिर्फ एगर वर्बल्स पर, सिर्फ एगर वर्बल्स पर। ये बंद रखो, जब वो निकले। हाँ ठीक है। जोसे ओटेरो, हम एसटी क्लाउड पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। आगे के दरवाजे से हाथ ऊपर करके बाहर आओ। मुझसे दूर मुंह घुमा, रुको। नीचे झुक जाओ। हे, गर्निश हटा दो। हिलना नहीं, हिलना नहीं। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर मत करो। हिलो, मत हिलो, रुको। उठाओ उसे, उठाओ उठाओ यार। लगभग 2 घंटे की गोलीबारी, नाकाम बातचीत और अनसर्टेनिटी के बाद होसे आखिरकार सरेंडर कर देता है और उसे ऑफिसर गार्निश की पेट्रोल कार के पीछे हिस्से में बैठाया जाता है ताकि उसे सेंट क्लाउड पुलिस डिपार्टमेंट ले जाया जा सके। लेकिन शूटर के बाहर जाने के बाद भी ये मामला खत्म नहीं हुआ था। बच्चों की माँ भी कहीं घर के अंदर ही थी, इसलिए ऑफिसर्स आखिरकार घर में घुसने की तैयारी करते हैं। लेकिन उन्हें एहसास होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही ऑफिसर्स घर के अंदर से गुजरते हैं, सीढ़ियां चढ़कर बाथरूम तक पहुंचते हैं, उन्हें एक दिल तोड़ने वाली सच्चाई मिलती है। बच्चों की माँ लिज़वेट अपनी ही खून के तालाब में मरी पड़ी होती है। उनके पास 9mm की 5 खाली कार्ट्रिजेस पड़ी होती हैं। लाश के पास खड़े ऑफिसर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वो कुछ अलग नहीं कर सकते थे, और क्या पहले अगर वो घर में घुस जाते तो नतीजा बदला जा सकता था। जब मौके को सिक्योर किया जा रहा होता है, होजे तब तक स्टेशन पहुंच चुका होता है और उसे इंटेरोगेशन रूम में बिठाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि स्पेनिश ट्रांसलेटर के आने का इंतजार करते वक्त वो टेबल पर इस तरह लेटा है जैसे वो विक्टिम हो, जैसे उसके साथ अन्याय हुआ है। जब ट्रांसलेटर आखिरकार पहुंच जाता है तो होजे ज्यादातर वही कहानी बताता है जो डिटेक्टिव्स पहले उसकी बेटी से सुन चुके थे। होजे के मुताबिक 2 हफ्ते पहले उसने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया था क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि लिज़वेट का अपने बॉस के साथ चक्कर चल रहा है। होजे का दावा है कि रिकॉर्डिंग में उसने एक दूसरे आदमी की आवाज सुनी थी जिसने उसके शक और गुस्से को और भड़का दिया था, और ये सब शूटिंग वाले दिन तक बढ़ता रहा। उसी दिन जब लिज़वेट काम के सिलसिले में सफर पर जाने वाली थी, और हालांकि होजे अपनी पत्नी को गोली मारने की बात मान लेता है, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उसने डिटेक्टिव्स को बताया कि उसने बाथरूम से हथियार वापस नहीं उठाया क्योंकि वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। इस दहला देने वाली पूछताछ के बाद होजे पर 1st डिग्री प्रीमेडिटेटेड मर्डर का आरोप लगाया जाता है। साथ ही लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की हत्या की कोशिश के 2 आरोप भी लगाए जाते हैं। जून 2026 तक वो अब भी हिरासत में है और ट्रायल डेट का इंतजार कर रहा है। अब जबकि मामले ने फ्लोरिडा को हिलाकर रख दिया है, ये दिखाते हुए कि जलन और असुरक्षा की भावना ने 2 बच्चों के पिता को एक निर्दयी कातिल बदल दिया।